अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक ऐसे या फिर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। यहाँ हमने ऐसे स्लैश रिसर्च पेपर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको ऐसे लिखना आ गया तो आप रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इस वीडियो में हम वैसे देखेंगे कि ऐसे किस तरह लिखते हैं, लेकिन आप जो है इसकी मदद से रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे होता क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन वन टॉपिक। ऐसे जो है वो एक पीस ऑफ राइटिंग होता है और इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये टॉपिक स्पेसिफिक होता है, यानी इसमें हम एक ही टॉपिक लेते हैं और उसी को डिस्कस करते हैं थ्रू आउट द ऐसे। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करते, एक ऐसे के अंदर हम एक ही टॉपिक तक लिमिटेड रहते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ राइटिंग, प्लेजरिज्म, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, साइटिंग सोर्सेस। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट। Abstract is usually 150 to 250 वर्ड पैराग्राफ। ये 150 से 250 के करीब अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ होता है जो कि एसेस के अंदर लिखा नहीं जाता। ये स्पेसिफिकली रिसर्च पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, थीसिस में लिखा जाता है। अच्छा, होता क्या है? इट इज़ अ कंसाइज समरी ऑफ द इंटायर पेपर। हमारा जो पूरा पेपर होता है उसकी ये कंसाइज समरी होता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द पेपर। एब्स्ट्रैक्ट लिखना कैसे है? तो इसके लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब्स द लॉन्गर वर्क। आपका जो पूरा काम होता है, पेपर होता है, उसको ये ब्रीफली डिस्क्राइब करता है। तो इसीलिए हम इसमें इसी वजह से जो है इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर में लिखें आप। जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लें उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखें। उसकी वजह यही है कि जब हम पूरा पेपर लिख लेंगे तो हम आसानी से उसकी समरी बता सकते हैं। तो इसके अंदर हमें लिखना क्या क्या होता है? मेन कंपोनेंट्स जो हैं इसके ये हैं कि इसमें हम मेन आइडिया ऑफ द थीसिस, कि आपने कौन सा, आपका मेन आइडिया क्या था, या कोई प्रॉब्लम थी, कोई क्वेश्चन था जिसको आप जो है एक्सप्लोर कर रहे थे, वो हम इसमें बताते हैं। फिर हम इसमें अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, और आखिर में हम कंक्लूजन दे देते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में हम ये चीज़ें लिखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग होती है, वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पे उसके एक फाउंडेशन होती है, फिर उस पर पिलर्स आते हैं, फिर फ्लोर आता है, फिर पिलर्स आते हैं, फिर फ्लोर। तो दीवारें और दरवाजे, खिड़कियां, ये जो है ज़रूरी नहीं होते बिल्डिंग के खड़े रहने के लिए। बिल्डिंग के खड़ा रहने के लिए जो है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। तो इसी तरह ऐसे में अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आपका ऐसे भी मजबूत होगा। तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी पैराग्राफ्स, तीसरा कंक्लूजन। ये तीन पार्ट्स जो हैं ऐसे के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। यानी कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स होना चाहिए, कंक्लूजन आखिर में कंक्लूजन पैराग्राफ होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ये एसेस के अंदर बल्कि आप रिसर्च पेपर
प्रोजेक्ट, थीसिस, सब में जो है यही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। उसमें भी एक इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ्स होंगे और आखिर में कंक्लूजन होगा। अब हम बारी बारी देखेंगे कि किस तरह ईच कंपोनेंट किस तरह आपने लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ किस तरह लिखना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में बता दूं कि इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एक टाइटल भी आता है, और टाइटल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और टाइटल बताना चाहिए। टाइटल पढ़ के बंदे को पता चल जाना चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे अपना ऐसे लिखा है। तो टाइटल्स टाइटल को मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे ही बता दिया आपको। अच्छा, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे तो ये जो है बहुत शॉर्ट होगा। दूसरा, ये फनल की तरह होगा। फनल फनल जिस तरह से फनल का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से ब्रॉड होता है और जैसे जैसे वो नीचे आता है तो वो नैरो होता जाता है। तो सेम इसी तरह से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी होता है। जब आप शुरू करते हैं उसको तो आप ब्रॉड स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, और जब आप ख़त्म कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। इंट्रोडक्शन के जब आप लिखें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी वो हुक कहलाती है, और उस स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि जिस तरह से मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए हुक लगाया जाता है कि वो जो है वो हुक में आ जाएं, वो उसमें कुछ ना कुछ उसका खाना भी लगाते हैं ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो आपका भी काम यही है कि आप जो है वो अटेंशन ग्रैब करनी है अपने रीडर की। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस होगा आपका, जो शुरुआत जिससे आप शुरुआत करेंगे, वो क्वेश्चन रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ लें तो उससे जो है इंसान के जहन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वो कंटिन्यू पढ़ना चाहता है। दूसरा, आप कोई कोट लिख सकते हैं, कोई बेहतरीन सा अपने जो टॉपिक के हवाले से कोई कोट है तो वो आप शुरू में दे सकते हैं, उससे भी इंटरेस्ट बढ़ सकता है। कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर एनेक्डोट यानी कि स्टोरी। कुछ लोग होते हैं ना, स्टोरी डायरेक्ट स्टोरी से शुरू कर देते हैं तो बंदा पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हुक के बारे में बता दूं कि जो फर्स्ट लाइन है वो ये सब इंटरेस्ट के लिए आपके। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोड नहीं आ रहा, तो आप जो है वो ब्रॉड स्टेटमेंट से शुरू करें, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि और थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि अटेंशन ग्रैब हो जाए शुरू से ही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है स्पेसिफिक होते जाएंगे, अपने टॉपिक की तरफ आते जाएंगे, और जो आखिरी लाइन होगी आपकी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की वो कहलाती है थीसिस स्टेटमेंट। वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, यानी कि आप उसमें साफ साफ बता देंगे कि आपका जो मेन आइडिया है ऐसे का वो क्या है। ठीक है, तो हम शुरू में जो है वो डायरेक्ट काम की बात पे नहीं आते, हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू में कोई जनरल बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक होंगे, और आखिरी लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ तकरीबन समझ लें 10 to 12 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होगा। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ऐसे का। ये आपको बताता है कि आपका ऐसे किस बारे में है। तो थीसिस स्टेटमेंट के लिए कुछ टिप्स हैं, वो ये कि ये आर्ग्यूएबल हो, कंट्रोवर्शियल हो, और कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो। मिसाल के तौर पे, यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स आर मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। अच्छा, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है बैड। उसकी वजह ये है कि इसमें ये आर्ग्यूएबल तो है, आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल पोल्यूशन बढ़ाता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो इससे एग्री करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह का टॉपिक चूज़ करना होता है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होना चाहिए, कि आप उसको परसुएट करें लोगों को,
कन्विंस कर सकें, आर्ग्यूमेंट दें। वरना अगर कोई एक ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट देना नहीं पड़ता, अगर नॉन कंट्रोवर्शियल है, लोग पहले से ही मानते हैं उसको। अब यहाँ पर अगर हम इस थीसिस को इस तरह लें कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पे पाबंदी ला दे। अब इस पे सब एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो डिसएग्री करेंगे इससे, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो ये बेहतर है बनिस्बत पहले वाले थीसिस से। ठीक है, तो आपने भी थोड़ा कोशिश करनी है कि कंट्रोवर्शियल हो। अच्छा, थीसिस का आ, वो देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं थीसिस स्टेटमेंट के। तो थीसिस स्टेटमेंट में सबसे पहले एक टॉपिक होता है, जो आप टॉपिक चूज़ करते हैं, और दूसरा एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है, यानी कि टॉपिक अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं जो आपने टॉपिक चूज़ किया है। कंट्रोलिंग आइडिया, हाउ यू आर गोइंग टू टॉक, आप अपने टॉपिक के बारे में किस तरह की बात करना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, ये आपका स्टांस होता है, यानी कि एक टॉपिक है, अब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या स्टैंस है, उसको कहते हैं हम कंट्रोलिंग आइडिया। तो ये दो पार्ट्स का आपने ज़रूर ख्याल रखना है जब भी आप थीसिस स्टेटमेंट चूज़ कर रहे हो। मिसाल के तौर पे जो हमने पहले मिसाल देखी थी कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैंड बाय द गवर्नमेंट, इसमें टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। और कंट्रोलिंग आइडिया, हम इस टॉपिक के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, क्या स्टैंड है हमारा, किस तरह हम इसको इस पे बात करना चाह रहे हैं। शुड बी बैंड बाय द गवर्नमेंट, हम ये जो आपको ऑरेंज के अंदर सेंटेंस नज़र आ रहा है, पार्ट नज़र आ रहा है, ये कंट्रोलिंग आइडिया है कि हम इसके बारे में इस तरह से बात करना चाह रहे हैं। तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपको जो है सोचना है और ये रखना है अपने इंट्रोडक्शन के आखिरी लाइन। यहाँ इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म हो गया। इंट्रोडक्शन इस तरह लिखेंगे आप